जो से पढ़ रहे घर से पढ़ रहे हैं काइंडली करें। आवाज हाँ बच्चों को आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करेंगे घर से पढ़ रहे हैं। तमाम वो स्टूडेंट जो घर से पढ़ रहे हैं काइंडली कंफर्म करें आवाज आ रही है। क्या वॉइस क्लियर है? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, एनी डिस्टॉर्शन? बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल, इसमें हमने अभी तक दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स कवर कर लिए। पहला लर्निंग आउटकम तो इंट्रोडक्शन था अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा लर्निंग आउटकम था अबाउट, वो आप सब टॉपिक भी कह सकते। थर्ड लर्निंग आउटकम जो इनकम्प्लीट सही हमने डिस्कस किया, जो कि आज कंप्लीट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये हमने मुकम्मल करना है आज, और उसके बाद आज हमने नेक्स्ट कंप्लीट करना है सिंपल एंड। सारा ना भी हो सके तो जितना हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक में कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में या पे बैक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ। जी बच्चों, जियो में से किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी किस्म की कोई ambiguity, कोई मसाइल? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे तो बात अभी हमने करनी है, वो उसको तो हम देख लेते हैं। बाकी उसके अलावा चीज हमारा वो बताएगा तो देखना पैनाडोल नहीं कोई पैनाडोल। जी बेटा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई मसाइल? कोई मसाइल नहीं है बच्चों, चलें आगे। कोई एमसीक्यूज में कुछ पूछना हो? अच्छा, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो लेकिन हमने एक फ्लो चार्ट सा डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। थोड़ा हम नोट्स को भी वन बाय वन देखते जाते हैं ताकि कोई मिस्टेक को पता चल जाए या आपको घर जाके नोट्स पढ़ने ना पड़े, बस आप यहीं पे देख जाएं और घर जाके कम से कम काम करना पड़े, अभी तो स्टार्टिंग है। तो हमने कहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है, वो वैल्यू कम होने का मतलब यू कैन बाय lesser quantity of goods with the same amount। ये मतलब है $1,00,000 से मैं आज जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज कर सकता हूँ, 1 साल बाद मैं उस $1,00,000 से शायद सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज, नॉर्मली कम ही परचेज कर पाऊंगा, एंड सो ऑन। तीन वजूहात मैंने बताई जिस वजह से फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की वर्थ आज मिलने वाले पैसों के मुकाबले में कम होती है। बात क्या थी बताओ बेटा? हाँ जी, थोड़ा इलेबोरेट कर दो।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मुराद है? अगर आपको पैसे थोड़ा लेट मिले, फ्यूचर में मिलने वाले पैसों को प्रॉब्लम ये है कि वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने अरसे तक के लिए कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। ठीक है, आज पैसे मिल जाए तो उनकी वर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो पैसे हम कहीं पे भी मार्केट में, बैंक कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी वजह है फ्यूचर कैश फ्लोस की, फ्यूचर अमाउंट की वर्थ इसलिए भी कम है कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी का एलिमेंट पाया जाता है, डाउट्स हैं, शायद वो पार्टी पैसे दे पाए आपको या ना दे पाए। ठीक है, तो अगर हम नोट्स पर आए तो नोट्स हमें ये कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन ये है कि मनी लूजेस इट्स, पढ़ा होगा शायद आपने, मनी लूजेस इट्स वर्थ या वैल्यू विद द पैसेज ऑफ। इसी चीज को आपकी अमेरिकन किताबें कुछ ये कहती हैं, $1 रिसीव टुडे इज बेटर देन $1 टू बी रिसीव। फ्यूचर में मिलने वाला $1 कह दो, 1 लाख कह दो, जो मर्जी कह दो, या अमाउंट लिख दो, वो अमाउंट जो आज मिल रही है वो उस अमाउंट से बेहतर है सिमिलर अमाउंट से जो आपको कब मिली है, फ्यूचर में। ठीक है, और क्रक्स क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? जी बेटी, डॉलर की वैल्यू पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की लोकल करेंसी नहीं है, वो डॉलर का और पाकिस्तान रुपी का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं बेटा। और एक्सचेंज रेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर नहीं है, वो एक अलग इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर देखना हो तो लोकल करेंसी के परस्पेक्टिव से देखा जाता है। नहीं समझ आ रही? मैं गंदम की जितनी बोरियां आज पाक रुपी से खरीद सकता हूँ, साल बाद वही उतनी गंदम की बोरियां उतनी नहीं मैं खरीद पाऊंगा उस अमाउंट से। ठीक है, पाक रुपया, आप डॉलर को देखेंगे फिर तो इस तरह दुनिया की तमाम करेंसीज जिनका पाक रुपी पाकिस्तान के रुपए के साथ एक्सचेंज रेट है, तो आप तो वो परेशान हो जाएंगे, इतने ज्यादा रेट्स होंगे, इतने ज्यादा। और उसमें तो इन्फ्लेशन आपके अपने मुल्क का भी होगा, और इस आगदार में जैसे ही आते हुए स्टंट मारा कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रेट भी, अमेरिका का भी तो इन्फ्लेशन रेट इम्पोर्ट होगा ना जब आप चीजें वहां से मंगवाएंगे। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बड़ी टर्म आगे फेंकी है उसने, इम्पोर्टेड। ठीक है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, क्रक्स ये है कि फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की वर्थ आज मिलने वाले पैसों के मुकाबले में कम है। ठीक है, लोअर मीन्स कम, और उसकी वजह क्या है? तीन वजूहात हम बताए हुए। जब आपको फ्यूचर में पैसे मिलते हैं तो आप उन पैसों पे जो अपॉर्चुनिटीज कर सकते थे वो नहीं कर पाए। इसके बाद हमने बात की थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। तो इसका क्रक्स मैंने ये बताया था, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किए बगैर डिसीजन मेकिंग कर लें कि आज 2 लाख इन्वेस्ट होगा और अगले 4 सालों में आपको जो पैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 30,000, 50,000, 40,000 और 90,000, अगर हम इसका टोटल करें तो ये बनता है 80 प्लस 120, और ये, और हम कह दें कि क्योंकि ये ज्यादा है तो हमें ये इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए। अगर हम ये कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। हम सारे सालों को एक जैसा समझ रहे हैं, हालांकि ये जो 30,000 है और ये 90,000 है और 40,000 है, हर एक की वर्थ सेम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है पैसे की वर्थ हर साल क्या होती है, मैंने तो वर्थ को काउंट ही नहीं किया। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करके जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो वो डिसीजन अनरियलिस्टिक होता है, और हमने अनरियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, हमने क्या करनी है, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर डिसीजन मेकिंग करनी। ये पैसे आपकी जेब से आज जा रहे हैं, ये पैसे आपकी जेब में कितने अरसे में आएंगे? 4 सालों में आएंगे ना। दोनों का टाइम, दोनों की वर्थ सेम, लेकिन ये जो मैं कैलकुलेशन इस तरह जैसे कर रहा हूँ, ये वर्थ को काउंट आगे।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कब अप्लाई होता है क्वेश्चन में, जब आपको फ्यूचर कॉस्ट और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का दिया हो और उसके अलावा क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया हो या कैलकुलेट हो सकता हो आराम से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट क्या होता है वो हमने अभी तक होल्ड किया हुआ, डिस्कस नहीं किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। टाइमलाइन क्या होती है? हाँ जी, टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये कर लिया था डिस्कस। हाँ जी, जीरो इज नॉट ईयर, जीरो इज जस्ट वन डे। ठीक है, जीरो एक एक पॉइंट है, जैसे बैलेंस शीट एक दिन की होती है ना, तो जीरो इज जस्ट वन डे। तो जीरो के क्या नाम है टाइमलाइन पे? जीरो को नाउ, इमीडिएटली, करंटली, प्रेजेंटली, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट या स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद T1 जो होता है, T1 यानी ये वाला जो टाइम वन है, ये एंड ऑफ ईयर वन है। एंड ऑफ पीरियड वन, एंड ऑफ ईयर वन, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, इन 1 ईयर्स टाइम भी कहते हैं इसको, स्टार्ट ऑफ ईयर एंड सो ऑन। ईयर टू में भी ऐसे ही है, ये इसकी बात कर रहा है। एंड ऑफ ईयर टू, एंड ऑफ ईयर पीरियड टू, 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये सारे अल्फाज हैं। इन 2 ईयर्स टाइम और स्टार्ट ऑफ ईयर। अच्छा, ये एजम्पशंस हमने नहीं डिस्कस, इनकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। तो एजम्पशंस क्या है? टाइमलाइन की कुछ एजम्पशंस है। इसकी एजम्पशंस है टाइमलाइन की, या टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज की कुछ एजम्पशन है। और ये एजम्पशन तब अप्लाई होंगी जब एग्जामिनर क्लियरली कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, एग्जामिनर साइलेंट हो। एजम्पशन अप्लाई तब होती है व्हेन एग्जामिनर इज साइलेंट, व्हेन एग्जामिनर clearly states any other thing which is contradictory to these statements. Given scenario, given statement of the question will always preferable. ये वाली स्टेटमेंट फिर बैक एंड पे चली जाएंगी। नहीं समझ आई? एग्जामिनर कोई ऐसा फिगरा लिखता है जो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, देन इसको फॉलो करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉलो करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉलो। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पहली एजम्पशन क्या है? अगर एग्जामिनर साइलेंट हो, अगर एग्जामिनर क्या हो, तो टाइम लाइन पे आपने एज्यूम करना है कि जीरो वाली डेट पे आपने लैंड भी परचेज कर ली, पैसे दे, इन्वेस्टमेंट सारी एक ही दिन में हो गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी 1 डे पे, यानी लैंड भी परचेज कर ली, बिल्डिंग भी परचेज होगी, प्लांट भी आ गया, इंस्टॉल भी हो गया और कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू। हालांकि आम जिंदगी में लैंड लेकर बिल्डिंग फैक्ट्री खड़ी करना और उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर साइलेंट हो एग्जामिनर तो हम एज्यूम करेंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन विल हैपन इमीडिएटली। नहीं समझ आई? एक ही दिन में लैंड भी खरीद दी, बिल्डिंग भी खरीद दी, प्लांट भी इंस्टॉल हो गया और कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगी, लेकिन सारी साल की चीजें नहीं बनी, बनना शुरू हुई हैं। समझ आ रही है? इसीलिए ये जो जीरो है इसको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो पहली एजम्पशन होगी, एजम्पशन नंबर 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मेड। पेपर में वो कहता है नहीं जी नहीं, आपने लैंड इमीडिएटली परचेज की है, बिल्डिंग बनाने में पूरा 1 साल लगा और बिल्डिंग के मुकम्मल होने पर पैसे दिए हैं। तो फिर अगर वो ये कह देना तो फिर लैंड जीरो पे पैसे, बिल्डिंग के पैसे जीरो पे नहीं देंगे, फिर वो बिल्डिंग 1 पे मुकम्मल होने के बाद पैसे देंगे तो वो 1 पे देंगे। इसी तरह फिर प्लांट बिल्डिंग के मुकम्मल होने के बाद इंस्टॉल होता है। ये नहीं होता कि इधर से बिल्डिंग ठेकेदार खड़ा हुआ है, मजदूर काम कर रहे हैं और आप अपना एक्सपेंसिव प्लांट एंड मशीनरी भी लगा दे, उस पर सीमेंट गिरता रहे, चलो वे जाएगी बाज। ऐसे नहीं होता। प्लांट एंड मशीनरी हमेशा प्रेमिसेस के कंप्लीट होने पर इंस्टॉल किए जाते हैं या एक खास स्टेज के बाद इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ना बताए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट सारी किस पे होगी? क्या बच्चे, समझ आ रही है बात? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मुराद इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ऑल एसेट्स, नॉन करंट और करंट, तमाम एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कब होगी बेटा? इमीडिएटली एग्जामिनर इज साइलेंट। उसके बाद दूसरा, क्योंकि यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होते बिकना शुरू होती जाएंगे, बनती जाएंगी, बिकती जाएंगी, बनती जाएंगी और
बिकती जाएंगी, तो ये सारा साल चीजें बना बना के आप बेच रहे होंगे। लेकिन टाइमलाइन की असम्पशन है कि ये जो पहला साल के दौरान, सारे साल के दौरान चीजें बना बना के बेची और आपको कमाई हुई है, तो वो पहली कमाई आपकी 1 से आएगी, एंड ऑफ 1 से, एंड ऑफ ईयर 1 से। यानी फर्स्ट इनफ्लो जो आएगा ना, इनफ्लो सेल माइनस एक्सपेंस करके, जो पहला कैश इनफ्लो आएगा वो 0 से नहीं आएगा, वो कब से आएगा? 1 से। यानी इन्वेस्टमेंट के पूरा 1 साल बाद। समझ आ रही है? जहां इन्वेस्टमेंट मुकम्मल हो रही है उससे 1 साल बाद आपका पहला इनफ्लो शुरू होगा। नहीं समझ आ रही? तो इन्वेस्टमेंट कब होगी? और इन्वेस्टमेंट होने के साथ ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है चीजें बना बना के बेच रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी चीजें बना बना के बेचेंगे, तो सारा साल चीजें बिकती रहेंगी रियल लाइफ में। लेकिन टाइम लाइन की assumption है कि वो सारा साल जो चीजें बिकेंगी हमने साल के एंड पे लाके उसको पहला इनफ्लो 1 से शुरू करना है, फिर दूसरा इनफ्लो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, तीसरा इनफ्लो कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये तीसरी assumption भी बीच में तकरीबन कवर। तीसरी assumption क्या है? तीसरी assumption है कोई भी कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर मिल रहा हो या ड्यूरिंग द ईयर पे कर रहे हो, तो आपने उसको ये गैप में नहीं लिखना, ये गैप को ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं। आपने उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? एंड ऑफ दैट रेलेवेंट। तो 3 assumption बोली है मैंने। पहली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ली जाएगी? 0 पे, सारी माइनस में। पहला इनफ्लो सेल माइनस खर्चे जो है करके जो इनफ्लो आना है वो 1 से आना है। ठीक है, और हर जो कैश फ्लो जो उसने ड्यूरिंग ईयर 3 कहा हो, ड्यूरिंग ईच कहा हो, तो आपने ड्यूरिंग ईच ईयर पे नहीं लिखना उसको, एंड ऑफ ईच ईयर पे लिखना है, वो जो रेलेवेंट ईयर होगा। अगर ड्यूरिंग ईयर 4 कह दे तो आपने एंड ऑफ यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। ड्यूरिंग ईयर 3 कह दे कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है? एंड ऑफ। ठीक है जी बेटा, कितनी एजम्पशन बताई है मैंने अभी तक? कौन कौन सी? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स सारी कुछ ना बताए, प्लांट बिल्डिंग लैंड मशीन सारे खरीदेंगे, 0 वाले पॉइंट पे आउटफ्लो ले लेना है। और पहली कमाई सेल माइनस वो जो इनकम स्टेटमेंट की कमाई निकालनी होती है वो कहाँ से शुरू होगी? पहली वो 1 से, यानी एंड ऑफ ईयर 1 से। ठीक है, तीसरी अजम्पशन है क्योंकि पहली कमाई है 1 से आ रही है एंड ऑफ ईयर 1 से, तो अभी की हर कमाई या अगला हर कैश फ्लो, अगली हर पेमेंट, अगला हर एक्सपेंस जो एनुअली आपने पे करना है वो एंड ऑफ ईच ईयर पे या रेलेवेंट ईयर पे आएगा। ठीक है, मंथली भी दे सकता है, लेकिन ये क्योंकि सवाल लेंथी होता है तो इसमें मंथली नहीं होता डेटा, एनुअल होता है। मंथली भी आ सकता है। हाँ जी, चौथे नंबर पर अगर कोई कैश फ्लो स्टार्ट ऑफ ईयर दिया हो देन उसका क्या करना है? बताया था मैंने। स्टार्ट ऑफ ईयर 3 कहाँ जाएगा जनाब? स्टार्ट ऑफ ईयर 3 ये देखे मैंने लिखा हुआ, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 ईयर 2 कहते हैं, एंड ऑफ ईयर 2 को। यानी स्टार्ट ऑफ ईयर के कैश फ्लो को पीछे एक पिछले पीरियड के एंड पे लिख देना है। समझ आ रही है? और लास्ट थोड़ी टेक्निकल है। अभी तक मैंने 4 एजम्पशन बताई हैं। पहली एजम्पशन 1 बाय 1 अगर मैं चलूं तो पहली एजम्पशन ये थी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 पे आएगी। एजम्पशन नंबर 2 थी कि पहला इनफ्लो जो पॉजिटिव फिगर आएगी वो 1 से आएगी। उसके बाद एजम्पशन नंबर 3, हर जो कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कहा हो, ड्यूरिंग द ईयर कहा हो उसको एंड ऑफ ईच ईयर पे लेना है। और अगर स्टार्ट ऑफ ईयर पे कैश फ्लो कोई दिया हो तो स्टार्ट ऑफ ईयर 3 पे अगर कोई कैश फ्लो कह दे, स्टार्ट ऑफ ईयर 3 कह दे, तो एक्चुअली आपने उसको फिर स्टार्ट वाले को पीछे खींच के 3 में नहीं लिखना, यहाँ लिखना। ठीक है, अच्छा जी, पांचवी एजम्पशन थोड़ी टेक्निकल है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टाइमलाइन से समझा दूं, और ये टाइमलाइन लाजमी बनानी है आपने नोट्स। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लैंड परचेज की, आउटफ्लो है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जी आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है जिसमें 2 साल लगेंगे। कितने साल? और आपने 2 सालों में पैसे देने किस्तों में, कुछ पैसे अभी एडवांस देने, कुछ पैसे। मिसाल के तौर पर आपकी 100 मिलियन की बिल्डिंग है। कितने मिलियन की?
तो 20 मिलियन आपने अभी दे देना है, बाकी 40 मिलियन आपने अगले 2 सालों में पैसे देने हैं। तो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होती है तो हम कुछ पैसे यहाँ पे करते हैं, एक किस्त यहाँ, ये एडवांस पैसे दे दिए, पहली किस्त दे दी, दूसरी किस्त यहाँ पर बिल्डिंग मुकम्मल हो, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मुकम्मल हो। उसके बाद वो कहता है जनाब आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है। क्या परचेज किया? वो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लिखना है मैंने? जहाँ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी वहां पे हम अपना प्लांट एंड मशीनरी परचेज रिकॉर्ड करें। समझ आ रही है कि नहीं? अब आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट जीरो पे नहीं है, इन्वेस्टमेंट बाद में भी है। हाँ जी, ए बी पॉजिटिव रिक्वायर्ड है बेटा सर्विसेज हॉस्पिटल में। अगर किसी का हो और वो डोनेट करना चाहे तो वो इस कांटेक्ट नंबर पे रब्ता कर, वो कांटेक्ट नंबर में बताया हुआ है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है, ये मेरे लिए बच्चों की नहीं है, ये कब है? मंडे को? अच्छा ठीक है, ठीक है, वो मैंने नोट कर लिया था। इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन मेरी तो क्लासेस है, कंट्रीब्यूशन कर देना है, कैसे आपकी मर्जी। अच्छा, तो जो मैं ना आ सका फिर मेरे ते डिपेंड करता है। हेलो, थैंक्स, थैंक्स फॉर इनविट। हेलो, हाँ है, अच्छा। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था बच्चों? हाँ, लैंड परचेज की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, प्लांट। अब आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो पे नहीं है बल्कि जीरो के आगे भी है, और जब भी जीरो से आगे भी हो इस सारे को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। क्या कहते हैं इसको? और इन्वेस्टमेंट फेज थोड़ा लॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट फेज थोड़ा लॉन्ग है। अब मुझे बताएं पहली कमाई कहां से आएगी, मसलन पहली सेल कहां से आएगी? पहली सेल कमाई कहां से आएगी? हाँ, तो ये क्योंकि टू पे इन्वेस्टमेंट मुकम्मल हुई है तो यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी कमर्शियल प्रोडक्शन। लेकिन पहली दफा चीजें थोड़ी थोड़ी करके बिकती रहेंगी पूरा साल में, तो पहली कमाई जो सेल और साथ कैश फ्लोज वगैरह जो भी है, पहली कमाई जो कैलकुलेट की जाएगी वो ईयर 3 में की जाएगी। ठीक है, ये बताएगा नहीं, वो कहेगा बस फर्स्ट ईयर की सेल ये है। अब वो बच्चे फर्स्ट ईयर की सेल समझ रहे होंगे 1 में लिखी है, हालांकि इन्वेस्टमेंट फेज जब लॉन्ग हो ना, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट फेज हो, देन इन्वेस्टमेंट फेज के मुकम्मल होने के बाद रिटर्न फेज शुरू होगा। इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फेज के बाद जो कमाई का फेज है उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। तो बेटा रिटर्न फेज बाद में शुरू होगा, ऊपर भी रिटर्न फेज बाद में ही है, लेकिन वहां ना इन्वेस्टमेंट फेज जीरो में ही खत्म हो गया ना, तो इसीलिए पढ़ा नहीं पड़ा। यहां मसला क्या पड़ा? इन्वेस्टमेंट फेज लॉन्ग होने की वजह से यू आर डाउटफुल कि मैं सेल 1 से लिखूं कि 3 से लिखूं। प्रोजेक्ट की लाइफ में तो वैसे वो तीसरा साल है, लेकिन कमाई का वो पहला साल है 3। और कमाई इन्वेस्टमेंट फेज के मुकम्मल होने के बाद ही शुरू होती है। हमारे सारे सवालों में नहीं समझ आ रही? इन्वेस्टमेंट फेज और नहीं, बात समझ आई? ये बात आपने अब याद रखनी है। अगर उसने ये कह दिया ना कि ये लैंड बिल्डिंग प्लांट इतने सालों में मुकम्मल होगी, 2 सालों में, फिर वो पहली वाली अजम्पशन वॉयलेट कर दी उसने। पहली वाली थी ना कि इन्वेस्टमेंट ना बताए तो साइज जीरो, उसने पहली अजम्पशन को खुद ही क्या किया है, तो किया तो कर दे ऐसी तैसी पे हम कर लें। वो कहेगा इन्वेस्टमेंट फेज मुकम्मल होने के बाद बेटा रिटर्न फेज शुरू होगा। अब दूसरा मसला क्या होता है? वो कहता है प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। प्रोजेक्ट की लाइफ कितने साल है? बच्चे क्या करते हैं असल में, इन्वेस्टमेंट फेज लॉन्ग होने की वजह से टेक्निकली स्पीकिंग कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं 5 ईयर का प्रोजेक्ट लाइफ, बच्चे इसकी कमाई ना ये इस तरह शो कर देते हैं, 5 पे खत्म कर देते हैं टेबल। गलत है ये, कमाई के 5 साल पूरे करना है एक्चुअली।
प्रोजेक्ट की लाइफ अगर वो कह दे ना 5 साल है और इन्वेस्टमेंट फेज इतना लॉन्ग हो, तो आपने रिटर्न फेज के 5 साल पूरे करने हैं। तो ये तो रिटर्न फेज के अभी कितने साल पूरे हुए हैं। तो टेबल आपका जो एनपी का टेबल है वो 5 पे मुकम्मल नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर उसने टेबल एक्स्ट्रा क्यों बनाया हुआ है। एक्चुअली वो एक्स्ट्रा टेबल बनना है वजह इन्वेस्टमेंट फेज के बाद अगर उसने कहा हो लाइफ, बल्कि जब भी इन्वेस्टमेंट फेज लॉन्ग है और वो कहते हैं लाइफ 5 साल है, तो टेबल 5 पे खत्म नहीं होना। टेबल 5 पे खत्म, समझ आ रही है। टेबल ने 6 7 जितने भी वो अब आगे है वो चलेगा। डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट फेज कहाँ पे खत्म हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट फेज चौथे साल पे खत्म होता जाके, मिसाल के तौर पे 4th ईयर पे खत्म होता, देन मैंने पता कहाँ पूरा करना था, 5 6 7 8 और 9, टेबल 9 ईयर्स तक बनता। ये बात क्यूएम में नहीं है, क्यूएम में नहीं है ये पॉइंट। क्यूएम में तो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट है 0 पे होती है, जो मैंने पहले एजम्पशन बताई है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। क्या बताया बेटी, जरा रिपीट करें प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या गिवन हो कि इन्वेस्टमेंट फेज थोड़ा लेंथी है, ओवर द डिफरेंट ईयर्स अलाउ हुआ है, ठीक है। हाँ, रिटर्न फेज के 5 ईयर्स पूरे करने, ठीक है, समझ आ गई है। वो बात यहाँ पे वैसे ये अजम्पशन पढ़ के कोई इतना क्लियर नहीं होगा। ये कहता है अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट T0 और T1 पे हो तो आपको ईयर 2 से ऑनवर्ड इनफ्लो रिकॉर्ड करने हैं और ऑनवर्ड चलते जाना है, ठीक है, ऑनवर्ड चलते जाना है। क्या कहते हैं। वो नहीं, 1 तक भी, जीरो के अलावा 1 तक भी ओवर लॉन्ग है हम इसको। हाँ, 0 पे सिर्फ होना, सारी इन्वेस्टमेंट 0 पे, वो लॉन्ग नहीं है, वो तो 1 शॉट में इन्वेस्टमेंट हो गई। ये 1 शॉट में नहीं हुई, ठीक है ना। 1 शॉट का मतलब एक ही दफा में सारी इन्वेस्टमेंट होगी नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फेज प्रोलॉन्ग कर रहा है, किस्तों में इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, इसीलिए इन्वेस्टमेंट फेज अगर 0 के अलावा आगे जा रहा हो तो वो प्रोलॉन्ग इन्वेस्टमेंट फेज। साहब मुस्कुरा रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। चलो, आ, ये थोड़ा टेक्निकल है बात, ये assumptions मुश्किल है थोड़ी, लेकिन अच्छा ये सुननी नहीं है उसने आपको, क्वेश्चंस में होंगी जो आप गलती करेंगे, डेफिनेटली जब आप गलती करेंगे तो मैं आपको लेके आऊंगा। इसके बाद कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, ये हमारा मैथमेटिक्स है, क्यूएम है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी बच्चों, जवानों में से, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, लिखो। कंपाउंड इंटरेस्ट बता दें, आप बताओ। हाँ, कोई भी बैंक में या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है अगली दफा जब भी इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट बन जाएगा। तो 1000 पे अगर आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है, तो अगली दफा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा दैट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन 1100, ठीक है। यानी एवरी नेक्स्ट इंटरेस्ट विल बिकम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, असल अमाउंट का हिस्सा बन जाएगा। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके मध्य मुकाबले होता है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा होता है, मैंने पढ़ी हुई है अच्छी। सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट बनती है ऊपर की, जो डिपॉजिटर है या कंपाउंड की। इसीलिए दुनिया में तमाम बैंकिंग सेक्टर में और हमारी ये सारी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की एप्लीकेशन ज्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट की एप्लीकेशन सिर्फ अकाउंटिंग में डिबेंचर तक है बस, ठीक है। डिबेंचर बाकी जगह आपका जो वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आज आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उनमें इजाफे के बाद फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आज की बेस पे फ्यूचर की वैल्यू निकालने के प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू डिटरमिन, कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू डिटरमिन प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और गिवन हमें क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू कंप्यूट, नहीं समझ आ रही। कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम गिवन
अच्छा, अब उसमें प्रेजेंट वैल्यू भी दी होती है, आर भी दिया होता है, रेट किस रेट पे इंक्रीज आएगी, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी होता है जिसको एन कहते हैं। तो ये फॉर्मूला सा आपने मेरा ख्याल है नोट्स में लिखा हुआ है, कंपाउंडिंग में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ऐसे ही था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेस पर। यहाँ पे ये जो आर है, आर के तीन नाम है, तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है। आर स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज का रेट, इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ। आर मीन इजाफे का रेट है, समझ आ रही है। और अगर आपने क्यूएम में सिर्फ इंटरेस्ट रेट का रट्टा लगाया था तो बात गलत थी, वहां पे टीचर को बता देना चाहिए था। वहां पे ये सवाल आते होंगे कि आज ये घर की कीमत इतनी है, 4 सालों में प्राइस इतनी बढ़ेगी, तो बताओ 4 साल बाद घर की कीमत क्या होगी। तो यार वो यही था, उसमें वो घर की कीमत में इजाफा था, दैट वो आर था, इतने परसेंट उसने इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट दिया था। ठीक है, तो आर मींस जस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं, आर मींस एनी इंक्रीज रेट गिवन विद द नेम ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का रिवर्स है। डिस्काउंटिंग में आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है और आपने उससे क्या निकालनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यही रीअरेंज होता है। तो रीअरेंज करके मेरा ख्याल है ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरा फैक्टर है, डिस्काउंटिंग में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज़ पर एन, या इसी को रीअरेंज करें और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो माइनस एन, ये ऊपर ले जाए पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, ये है ना फॉर्मूला, लिखा भी हुआ है शायद नोट। तो मैं आपको कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग क्यों बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग में हम फॉरवर्ड जाते हैं, डिस्काउंटिंग में हम फॉरवर्ड फिगर से बैक आते हैं। ज्यादातर डिसीजन मेकिंग, वैसे दोनों तरह से डिसीजन मेकिंग हो सकती है, फिगर्स को खींच के आगे ले जाए, फिगर्स को खींच के, लेकिन हम सारी डिसीजन मेकिंग डिस्काउंटिंग से करेंगे। क्योंकि में दोनों चलते थे, हमारा सब्जेक्ट जो थोड़ा अब एडवांस लेवल पे हम आ गए हैं, तो हम अपने आप को स्पेसिफिक करते जाएंगे, अपने आप को कंफ्यूजन से बाहर निकालते जाएंगे। तो हम तमाम फिगर्स को खींच के पीछे लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं लव्स प्रेजेंट वैल्यू का मतलब बताएं क्या है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, मिसाल दे रहा हूँ, 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और वो 22,000 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको 4 साल बाद 25,000 मिलना है मिसाल के तौर पे, वो आज के 22,000 रुपए के बराबर है। यानी वो जो 25,000 आपको 4 साल बाद मिलना है, वो आज के 22,000 के बराबर वर्थ कर रहा है। आज के कितने पैसों के बराबर है, नहीं, 4 साल बाद जो 25,000 मिलना है वो आज के 22,000 रुपए के बराबर वर्थ कैरी करता है। नोट आपको 25 ही मिलेंगे, करेंसी नोट, बट उससे जो आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज कर सकेंगे वो जस्ट 20,000 की। ठीक है, ये बाकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। हाँ, ये कैलकुलेशन की है किसी ने, करें जरा ये एग्जांपल कैलकुलेटर पे, मुझे आंसर बताएं। कहता है फ्यूचर वैल्यू निकालो कितने साल के एंड पे, 5 इयर्स टाइम का मतलब 5वें साल के एंड पे, ये एन है। हाँ जी, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पीवी है, और ये 10% ये आ रहा है। तो आपसे फ्यूचर वैल्यू मांगी गई है। तो सिंपल कैलकुलेटर पर आप 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 रेस पर 5, 16,000 ये आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, ये कोई लिख के करना जरूरी नहीं है जी। इसमें बी वाले में कहता है फ्यूचर वैल्यू निकालो अगर हम आज 38,000 इन्वेस्ट करें, ये पीवी है, ये एन है, और ये आ रहा है। तो मेरा ख्याल है ये आंसर आपने निकाला होगा 38,000 इंटू 1 प्लस 0.05 रेस पर 7। क्या आंसर है बच्चों, 470। ठीक है, और नहीं मसला तो नहीं है कोई, आगे चले। प्रेजेंट वैल्यू उसका ऑपोजिट है, प्रेजेंट वैल्यू में जो आर है उसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहते, उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं। आर के नाम चेंज हो जाते हैं, डिस्काउंट रेट या दूसरा नाम क्या है,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। आर को क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट भी कहते हैं किताबों में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट क्या कहते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट। यानी आप आज पैसे लेने की बजाय अगर मुस्तकबिल में पैसे ले रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस कर रहे हैं, आर कहते हैं। तो आर के 3 नाम है, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट। अच्छा, एन नंबर ऑफ पीरियड जो कि ज्यादातर ईयर्स में होते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल 17.5 करते हैं। कहता है प्रेजेंट वैल्यू निकालो अगर आपको 10,000 रुपए रिसीव होगा कितने साल बाद? इन 4 इयर्स टाइम का मतलब होता है एंड ऑफ 4 ईयर पे मिलेगा। इन 4 इयर्स टाइम का मतलब क्या है? चौथे साल के एंड पे मिलेगा। ये फ्यूचर वैल्यू है। आर कितना है? 8%। तो आपका आंसर आ जाएगा, तो फॉर्मूला लिखे बगैर आप तो कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने काफी कॉम्प्लिकेटेड किए होंगे क्वेश्चन। ये जस्ट रीकैप है। ओ सॉरी, माइनस कितना है बेटा? नेक्स्ट, अगले एग्जांपल में ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, हर एक की प्रेजेंट वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट करते हैं। ये इसकी टाइमलाइन है। मैं आपको टाइमलाइन पे भी प्रेजेंटेशन बता दूं कि जब आपने 5,000 है इसकी सेपरेट पीवी निकालनी है, 3,000 की सेपरेट पीवी निकालनी है, और 7,000 की। जब बहुत मुश्किल सवाल लगता है मुझे, मैं उसकी टाइमलाइन बना लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने फिगर को कहाँ से कहाँ लेके आना है। तो पीवी में आपने सारी फिगर को कहाँ पे लेके आना होता है? 0 पे। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। तो जो आंसर आएंगे इसको जमा करना, ये टोटल पीवी हमारा फाइनल आंसर हो। तो पहले वाले मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ, 5,000 इन 1.10 रेज पर -1, तो 4545 -2। ये ऊपर वाला क्या है? 509 टोटल कर लें। अभी फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, कैसे मर्जी करें, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अभी हमने तो अपने कॉन्सेप्ट को, ये हम कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करें जो आपने पढ़ा हुआ है। ये को मैं पढ़ा नहीं रहा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये ऐसे होगा ऐसे होगा। क्यों? जस्ट रिफ्रेशिंग। जी बेटा, 843, ये टोटल पीवी का आंसर है। किसी एक क्वेश्चन में जितने कैश फ्लोज की पीवी एफवी निकालेंगे आंसर, उसके बाद में क्या कर लेने हैं? एड अप कर लेने। इकट्ठे कैसे कैलकुलेट किया है? वो ठीक है, एक ही बात है, हो जाएगा, वो भी सही है। इकट्ठे का मतलब कोई और भी होता है इकट्ठा, वो नहीं करना। और भी तरीके इकट्ठे करने के ना, वो नहीं करना। हाँ ठीक है, सही। आ जाए जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाए। हाँ जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपकी कमाई कितनी है। आपके इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितनी ज्यादा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट को एनपीवी कहते हैं। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,000 है, और मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, अगर वो 30,000 है, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की पीवी से एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट कमा रहा हूँ। पीवी बेसिस पर दोनों प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट वैल्यू
पर, और इनफ्लोज भी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बेसिस पे नहीं, पीवी पर लेकर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जितनी एक्स्ट्रा इनफ्लो बचेंगे, एक्सेस इनफ्लोज होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर प्लस में आ जाएगा, प्लस 5,000 रुपीज या माइनस 5,000 रुपीज। ठीक है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, बस साइंस ये है कि पीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये काम है। उसके बाद वो कहता है, ये तो बातें होगी। हाँ जी, वो कहता है जो एनपीवी है ना, जितनी एनपीवी आपकी आएगी वो इस चीज की इंडिकेटर होगी कि अगर कंपनी ये इन्वेस्टमेंट कर ले तो कंपनी के शेयर की प्राइसेस में इजाफा या कमी होगी। ये प्लस में है, तो प्लस में होने का मतलब है कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू इतनी अमाउंट से मुस्तकबिल में बढ़ने की उम्मीद है। और अगर शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है तो इसको टेक्निकल जबान में क्या कहते हैं? शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। पॉजिटिव एनपीवी, ये एमसीक्यूज में पूछेगा, पॉजिटिव एनपीवी इंडिकेट्स इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ, नेगेटिव एनपीवी इंडिकेट्स डिटीरियोरेशन या डिक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ। समझ आ रही है? अच्छा, एनपीवी नहीं समझे, डिटीरियोरेशन ऑफ वेल्थ या, अच्छा हमें पॉजिटिव एनपीवी लेनी चाहिए नेगेटिव? कोई कंपनी बेवकूफ होगी जो नेगेटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट कर दे। पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट करना है अनलेस अनटिल आप नॉन प्रॉफिट इदारा ना हो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट इदारे कई दफा नेगेटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट भी कर देते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। समझ आ रही है? अच्छा, आगे तीन तरह के कैश फ्लोज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी आज के लेक्चर की, आज के जितने मर्जी स्टार लगा लो, हमसे हमारे मतलब हमारे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज कि एनपीवी में, बल्कि एनपीवी की बात बाद में करते हैं। तीन तरह के कैश फ्लोज होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और क्या होते हैं बेटा? बताओ खातून, आप बताओ, शाबाश। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, पता है? आपने पढ़ा कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसने बड़ी, इसको पता होगा क्या होते हैं ऑपरेटिंग। मुझे एग्जांपल्स नहीं देनी, उसकी कोई एक लाइन डेफिनेशन बताओ। ऑपरेटिंग, कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, बताओ बेटा। आपने भी बतानी है, सोच लो। ऑपरेटिंग नहीं पता जी? सादा लिखा दो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अच्छा, नहीं आप बस एक जूनियर, आपका एएफसी लेवल पर एक स्टूडेंट इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ने आया आपके पास और कैश फ्लो में ये बताना है, वहां होगा तीन तरह के कैश फ्लो एमसीक्यू में आते हैं, तो आप उसको ये बताएंगे कि वो एनुअल है, ऐसे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने अगर एक लेमैन को या एक बच्चे को बताना हो तो वो तो ये पहचान नहीं है ना सिनेरियो में, तो वो परेशान हो जाएगा। सॉरी, हाँ जी, ठीक है, नोट्स में पढ़ा है आपने माशाल्लाह। पढ़ चुकी है, एग्जैक्ट जवाब है ना, पढ़ा है ना? सियानी कुड़ी है, उसने पढ़ के नोट से वही जवाब फेंका है जो नोट्स पे लिखा हुआ है। हाँ जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ है। तमाम वो इनकम और एक्सपेंसेस जो कैश में, जो रेगुलर इनकम, रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस कैश में, नॉन कैश नहीं। जब भी मैं इनकम स्टेटमेंट में जो आइटम्स हैं, इनकम स्टेटमेंट में सेल माइनस एक्सपेंसेस ही होते हैं। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट वाली आइटम्स लूं कैश पोर्शन, और उनसे जो मैं कैश फ्लोज निकालूंगा रेगुलर, एनुअल या मंथली या हाफ ईयरली, और वो रेगुलर होंगे तो उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज असल में आपके बिजनेस की प्रोडक्ट
या उस सर्विस से पर्टेन करते हैं जो आप बिजनेस कर रहे हैं, और ये रेगुलर नेचर के होते हैं, ये बार बार मिलने हैं, बार बार ये पेमेंट्स करनी है। तो ऑल कैश फ्लोज रिलेटेड टू रेगुलर इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तो एक्रूअल बेसिस पे भी चीजें आई होती हैं। अगर मैं एक्रूअल वाली चीजों से पार कर दूं ना अपने इनकम और एक्सपेंसेस को, या ना लूं, तो वो तमाम इनकम्स जो कैश में मिलनी है और तमाम एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट के जो कैश में पे होने वाले हैं, वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का ताल्लुक किसके साथ है? इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। इनकम एंड एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ कैश दैट विल प्रोड्यूस ऑपरेटिंग कैश फ्लो। वो अलग बात है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो नंबर तरीके से कैश फ्लो बनाते हैं। आप प्रॉफिट को पकड़ के उसको पार्क कर रहे होते हैं, एक्रूवल वाली चीजों को उड़ा रहे होते हैं उसमें से, पता ना आपको कैश। लेकिन सादा जबान में डायरेक्ट मेथड, अब आप पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड भी होता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस जो कैश में कस्टमर से रिसीट्स आ रही हैं या जो सप्लायर को पेमेंट्स हैं, ठीक है, तमाम इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो कैश फ्लो दैट आर ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग, एसेट्स की बाइंग, एसेट्स मतलब नॉन करंट और करंट, एसेट्स की बाइंग या एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की सेलिंग, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है उससे रिलेटेड जो भी आपके कैश फ्लोज होंगे, चाहे बाय कर रहे हैं चाहे एसेट सेल कर रहे हैं, दैट वुड बी योर इन्वेस्टिंग। तीसरे, फाइनेंसिंग, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से पर्टेन करते हैं, इक्विटी शेयर्स और डेट्स, ठीक है। तमाम कैश फ्लोज जिनका ताल्लुक इक्विटी और डेट के साथ है, मसलन नए शेयर इशू किए, पुराने शेयर्स वापस हुए, या नया लोन लिया, पुराना लोन वापस किया, इवन इंटरेस्ट पे किया। हमारे लिए इंटरेस्ट ऑपरेटिंग नहीं है, हमारी अपनी डेफिनेशन है। हम कहते हैं जो आप लोन पे इंटरेस्ट देते हैं ना, मुझे नहीं पता ये 7 क्या कहता है, मैं कहता हूँ लोन पे जो इंटरेस्ट है, मैं क्या कहता हूँ, मेरा सब्जेक्ट कहता है लोन पे जितना भी इंटरेस्ट आपने देना है दैट इज फाइनेंस, चाहे आपने डिविडेंड देना है दैट इज फाइनेंसिंग। इज इट क्लियर? कितनी तरह के कैश फ्लोज हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, एनपीवी सिर्फ दो तरह के, पहले दो तरह के कैश फ्लोज को कंसिडर करती है, ऑपरेटिंग को और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर इग्नोर्ड। एनपीवी में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं किया जाता। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं वो बताऊंगा, उनकी एग्जांपल्स हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज इनको एनपीवी में नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? उसकी वजह है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को क्यों नहीं लिखा जाता? ये सारे फाइनेंसिंग एग्जांपल आपने 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 किया, चाहे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये सारे फाइनेंसिंग कैश। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता? उसकी वजह लफ्ज एक बोला था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, उसके अंदर फाइनेंसिंग कैश फ्लो छुपे होते हैं। तो डुप्लीकेशन नहीं करनी, इसके अंदर लेने, इसके अंदर लेने। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज आर यूज्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, दैट इज व्हाई उनको एनपीवी में वैसे सीधे सीधे इग्नोर करें। उनको किस मकसद के लिए यूज किया जाता है? यानी कोई भी चीज या रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट में आएगी या सीधी सीधी अलग कैश फ्लो ट्रीट होगा। तो जितने फाइनेंसिंग कैश फ्लोज है ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट का पार्ट बनते हैं। वो अलहदा से सेल में से सीधे सीधे जैसे बाकी खर्चे खुर्चे आपने लेस किए वैसे वो डिडक्ट नहीं होंगे। इज इट क्लियर कि नहीं समझ आ रही? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट होता यही है कि कंपनी जिन इन्वेस्टर से पैसा ले रही है उनको बदले में इंटरेस्ट, और बदले में क्या दे रही है? डिविडेंड दे रही है। तो वो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है उसको अगर कंबाइन करके कॉस्ट देखी जाए तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल मीन्स सरमाया, कॉस्ट मीन्स फाइनेंसर को इंटरेस्ट और डिविडेंड के बदले में जितने पैसे देने। समझ आ रही है? ये निकलता ही इंटरेस्ट और डिविडेंड की बेस पे है। इसीलिए आपने कभी भी इंटरेस्ट और डिविडेंड को एनपीवी में काउंट नहीं करना। आ भी जाए तो इग्नोर करो, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अंदर आ चुके होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है,
जो चीज आपको पहले निकाल के दे दी है तो अब उससे रिलेटेड चीजें मैं दोबारा क्यों लिखूं? आपको मेरी बात समझ आई है क्या कह रहा हूँ? क्या बताया मैंने? उसकी कंप्यूटेशन के अंदर पहले से आ चुके हैं। ये हमारा भी एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उधर लिखते हैं। मसलन अगर वो चैप्टर एनपीवी के साथ मिक्स होके आ जाए ना, तो मैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज को लेके पहले क्या निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पार्ट ए में, फिर पार्ट बी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेकर एनपीवी निकालूंगा। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? फाइनेंसिंग कैश फ्लोज किस में काउंट होते हैं? ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज वो सीधे सीधे सेल में से एनपीवी की टेबल का पार्ट बने। ठीक है जी बच्चे। नहीं यूज होते हैं बेटा, लेकिन ये कॉस्ट नहीं है। ये उसकी कंपटीशन में कैसे यूज होते हैं वो बताएंगे, आप भी छोड़ दें, सारी बातें एकदम नहीं ना बताने। ठीक है। अम्मी आपको पहले दिन सिर्फ कहती है बेटा बताओ अंडा कैसे उबालना है। ठीक है, पहले दिन अम्मी ने जाने ना देनी ना, बेटा को कढ़ाई बना दो आज दाल में। अम्मी आपको सारी चीजें इकट्ठी बनाएगी तो कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब वो कुछ नहीं बनेगा। वो इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? जाया। तो हम भी समझ लें क्लास की अम्मी है, सारी बातें ना एकदम नहीं बतानी, तो जितनी आप एब्जॉर्ब कर सकते आ जाएगा इस्तेमाल। हमने बेटा पूरा चैप्टर पढ़ना है। जब चैप्टर पढ़ना है तो दफा मारो, बाद में देखो। जब चैप्टर ना पढ़ना होता ना फिर मैं यही बता देता। आगे चलें। एनपीवी में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? आप सही कह रही हैं, बाकी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा वो कैलकुलेशन में बात करेंगे। एनपीवी में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं? अगर तो सिंगल प्रोजेक्ट है तो उसकी एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ेगी। पॉजिटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट को क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। और अगर नेगेटिव एनपीवी है, अच्छा मेरा अब आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल है जी भाई, सारा एनपीवी कैलकुलेट करेगा तो वो हिस्टोरिकल डेटे से कैलकुलेट की जाएगी। मैंने बताया नहीं, आप कॉमन सेंस से जवाब देंगे, गलत भी हो जाए कोई मसला नहीं। एनपीवी हिस्टोरिकल डेटा यानी माजी का डेटा लेके कैलकुलेट की जाएगी या फ्यूचर का डेटा लेके? बाकियों ने नहीं बोलना, आपने बताना है वजह। अच्छा, ये तो एक फॉर्मूले की आर्ग्यूमेंट ठीक है आपका, फ्यूचर का डाटा लेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है सर डिसीजन मेकिंग हमेशा होती ही किससे है? फ्यूचर के एस्टिमेटेड डाटा से। माजी के डाटा से डिसीजन मेकिंग करना माजी के कंट्रोल में ही नहीं है। हमेशा डिसीजन मेकिंग कौन सा डाटा लेके की जाती है? फ्यूचर का। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, आपका आर्ग्यूमेंट भी जाया नहीं है, ठीक है। यानी एनपीवी की डेफिनेशन ही है पीवी ऑफ फ्यूचर कैश। तो याद रखें डिसीजन मेकिंग में सारा डाटा जो एनपीवी में आ रहा होगा ये एक्चुअल फिगर्स नहीं होंगी, दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स। और ये जितनी एनपीवी आप निकालेंगे ये कल को थोड़ी बहुत कम ज्यादा रियलिटी में जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा ना, इंप्लीमेंट होने से पहले आप निकाल रहे हैं डिसीजन मेकिंग, जब ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा रियल लाइफ में तो थोड़ी एनपीवी कम ज्यादा हो सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने एनपीवी डिसीजन मेकिंग करनी है एस्टिमेटेड डाटा से करनी है। अगर सिंगल प्रोजेक्ट हो तो पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्ट अदरवाइज जेट। अगर चार प्रोजेक्ट्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं? और मैं कहता हूं जो हो सकता है करो। अगर चार प्रोजेक्ट्स हैं और चारों के चारों करने हैं तो तमाम वो प्रोजेक्ट किए जाएंगे जिनकी एनपीवी पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा होता नहीं, इदारे के पास पैसे लिमिटेड ही होते हैं, इदारे ने कोई एक आधा बेस्ट देखना होता है। अगर मैं आपको चार प्रोजेक्ट दे दूं और चारों की एनपीवी पॉजिटिव है, फिर अब आप उनमें से एक कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसकी एनपीवी हाईएस्ट पॉजिटिव होगी? लिखा हो शायद यहाँ पर। अगर चार में से कोई उठाना हो तो कौन सा पिक करेंगे? हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी का। तो ये एक सवाल आपको दिया है कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें 35,000 रुपया प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे इन्वेस्ट हो रहा है, माइनस का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स है। और अगले 5 सालों में ये जो पॉजिटिव रकमें हैं ये हमारे कैश इनफ्लोज हैं, ये हमारे फ्यूचर कैश इनफ्लोज है असल में। अभी पीवी नहीं निकली भी, ये फ्यूचर कैश फ्लोज है। अच्छा, आगे उसने आपको क्या कंपनी की एनपीवी पहले 8% पे निकाले, फिर किस पे निकाले?
12% पे एनपी कैलकुलेट करें तो अभी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। टेबल हम ऐसे ही बनाएंगे टाइमलाइन की शक्ल में। तो ये सारे कैश फ्लोज है। 35,000, 8,000, 9,000, हम अब वन बाय वन वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वन बाय वन लगाएंगे। ये एफ बी है, 8,000 फ्यूचर वैल्यू है, पहले साल फ्यूचर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है। ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया है, मैं भी भूल गया हूँ जी। ये फॉर्मूला लगना था, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे, तो ये 8,000 फ्यूचर वैल्यू है इन टू, पहली दफा 8% पे कर रहे हैं, 1.08 रेज पर -1, ये पीवी निकल आएगी। इसकी पीवी अगर आप निकालेंगे -0 से तो वो 1 ही निकल आता है। 1.08 -3 -4 -5। तो कहते हैं मल्टीप्लाई डिस्काउंट करें, 8% पे डिस्काउंट करें, जो ये फिगर्स आएंगी ये प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। अब आप कैलकुलेटर पे ये निकाल लें, 7,4, नेक्स्ट। देख देख के नहीं बता रहा, प्लीज खुद करना है। जो कुछ बच्चे ना वहाँ नोट्स में से लिखा हुआ है, वो कहते हैं उस्ताद मोहतरम खुद ही लगे रहे चुप करके। सॉरी, 7,3, नेक्स्ट। ले जी, यहाँ देखने में तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है, ठीक है। अब गलती यहाँ पे होगी, मेजोरिटी स्टूडेंट लापरवाही कर जाते हैं यहाँ पे। बच्चे इसको पहले ले जाते हैं, हालांकि एक्चुअली आपने इसको पहले लेना है कैलकुलेटर पे भी। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इन, ये पहले ऐड करना है इसको। हालांकि पहले लिखा हुआ है ना, यहाँ ही गलती करते हैं आपने, ये पहले पॉजिटिव वाले उठाने हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, इनका टोटल करें जरा प्लीज। 38, 124 या 125 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये अब ये 35,000 लिखना है बाद में। तो एनपीवी का आंसर आ जाएगा 3,124। इसलिए नहीं मांगा, सिर्फ कैलकुलेशन मांगी थी। 12% पे करें जरा खुद, और आंसर बता दें मुझे। चलो शाबाश। जो गलती आप करते हैं वो पहले किसको लिख के कैलकुलेटर पे किस में से माइनस करना है, ये ध्यान रखना है। इनफ्लोस का टोटल पहले करना है। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन 12% पे करना है। नहीं जी, मैं जरा शॉर्टकट लगाने लगा हूँ, कंट्रोल सी और देन नीचे कंट्रोल, और यहाँ
जी जरा मुझे बताइए। पहला 7-1, नेक्स्ट 7-1-7-5, नेक्स्ट 4-1। अच्छा ये ना अपरेंटली लगता है ये कि यार इतना आसान काम है, सर लगे हुए हैं कर रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आप प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि अभी तो एग्जांपल छोटी छोटी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने एक्सपैंड होना है, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, फिर मुश्किल होती है। इसीलिए आप चाहे छोटी है या बड़ी है, अभी हर एग्जाम्पल को आप कोशिश करें हाथ से करें घर जाके। अभी ना ही करना, बैठना है ठीक है। क्या आता है ये बेटा? 635। कम से कम आपकी कैलकुलेटर पे ग्रिप होगी, कम से कम भी हुई ना तो आपका कैलकुलेटर स्ट्रांग होगा, बस और कुछ ना होगा तो। जी 0007। ले जी इसको आप टोटल करेंगे पहले। 3-4, ये तो माइनस में आंसर शायद आ जाएगा। -70। अच्छा कई दफा मैंने ना आंसर एक्सेल पे निकाले होते हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर आता है, वो काबिल कबूल है, कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है तो मैं तो कोई 5-6 लाख का भी फर्क आ जाए तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं होता। ठीक है 5-6 लाख रुपए का भी फर्क आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने बिलियन बिलियन में खेलना है कल को। तो इसीलिए 5-6 लाख की छोटी छोटी अमाउंट पे टेंशन नहीं लेनी। हंस रही हो? अच्छा दिखाएं जरा नोट्स एग्जाम्पल देखें हैं, इसके बाद कोई है एग्जाम्पल्स? हाँ जी एग्जाम्पल 17.7, 17.9, लेकिन 17.9 का सोल्यूशन क्रॉस कर दे। गलत नहीं है ये, लेकिन बड़े मुश्किल तरीके से हुआ हुआ है। ये सोल्यूशन मैं करवाऊंगा आसान वाला। 17 कर दें, आपने 17 पॉइंट कौन सा करना है? 7 7, 8 और 9 ट्राई कर लें, ठीक है होता है नहीं होता जैसे भी है। अभी सिंपल एनपीवी कंप्लीट नहीं हुई, आप अभी बैठ के घर से नहीं करना, अभी करें 17.7, 17. ठीक है बस मैं एक आखिरी बात बता दूं, लेक्चर खत्म है, लेक्चर कंप्लीट है, बस आपने अब लिखना नहीं, इधर देखना जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ। आखिरी बात है, कुछ बच्चे जो हैं वो लेक्चर जाके घर रिवाइज करते हैं, डेफिनेटली आप में से, ठीक है वो अक्लमंदी है। मैंने पहले कहा ये वो अटेम्प्ट है जिसके लिए आपने लास्ट सेशन में तैयारी करते हुए अपने साथ वादा किया था, और वो वादा वफा होना चाहिए। अच्छा तो कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उनको एक ऑब्जर्वेशन मिलती है, आखिरी बात है हमारे आज के लेक्चर की, बस फिर खत्म है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो कहते हैं सर आपने 8% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट पर जब एनपीवी कैलकुलेट की तो वो आई 3124, ऐसे ही है। जब आपने 12% पे की तो वो आ गई, सेम प्रोजेक्ट है बस एक फैक्टर चेंज हुआ, -679। तो वो कहते हैं पहली तो वजह ये बताएं ये ऐसा क्यों है। दूसरा फिर हमें क्या ये रिलेशन याद रखना है? जी बिल्कुल, एमसीक्यूज के लिए आपको इस तरह के रिलेशंस याद रखने पड़ते हैं, वाइस वर्सा भी, कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट बढ़ जाए तो उससे एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाए तो उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो उससे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कैश फ्लोज बढ़ जाए 20% तो उससे प्रोजेक्ट की एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप क्लियर होने चाहिए हमें, ठीक है, कैलकुलेशन करके नहीं, अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। अभी सिर्फ मैं इस फैक्टर का बता रहा हूँ, नजर आ रहा है कैलकुलेशन से कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट बढ़ जाए तो एनपीवी कम हो जाती है, देयर इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट के बढ़ने से एनपीवी क्या होती है? कम होती है। उसकी क्या रीजन है आपको अगर समझ आती हो?
चले मैं बताता हूँ, टाइम बताता हूँ। एक्चुअली कंपनी का अपना पैसा नहीं होता। किसी भी कंपनी ने कोई भी ये प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए दो पार्टी से पैसे लेती है कंपनी, शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर या डेट इन्वेस्टर, बैंक हो गया, किसी से भी है, ठीक है। कंपनी को पैसा लेने के लिए कितनी पार्टीज है? मेन दो मेन पार्टीज है, शेयर होल्डर्स और तमाम लोन प्रोवाइडर्स, बैंक वगैरह, या ठीक है, कितनी पार्टीज हैं। और वो पार्टी अल्लाह वास्ते पैसे कंपनी को नहीं देती, कंपनी से बदले में रिटर्न डिमांड करती हैं। वो जो रिटर्न डिमांड करती है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। एक्चुअली कंपनी ने पैसा लिया, उस पैसे से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट में से खुद भी खाया पिया और इन्वेस्टर की रिटर्न की रिक्वायरमेंट को भी क्या किया, पूरा किया, ठीक है। तो मैं कहता होता हूँ प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, या केक है एक प्रोजेक्ट। अब जब आप प्रोजेक्ट के लिए 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा लेते हैं तो आपको सस्ता पैसा मिल रहा है। कंपनी को पैसा क्या मिल रहा है? इकोनॉमिकल पैसा मिल रहा है, तो कंपनी की पॉकेट में कुछ ना कुछ बच रहा है। जब कंपनी 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रही है ना, तो सेम प्रोजेक्ट में से, केक में से मेजर पोर्शन शायद कौन लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं, स्लाइस आपका, या मेजर पोर्शन प्रोजेक्ट का। समझ आ रही है बात आपको? यानी प्रोजेक्ट वही है, उसके लिए जो पैसा ले रहा है इदारा वो एक्सपेंसिव पैसा है। इन्वेस्टर महंगे इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, तो जब आप महंगे इन्वेस्टर से पैसा लेंगे तो प्रोजेक्ट में शायद हिम्मत नहीं है, प्रोजेक्ट की अपनी कमाई इतनी नहीं है जितना पैसा आपने महंगा उठा लिया या उठाने जा रहे हैं। तो जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है इसका मतलब है वी आर ट्राइंग टू एक्वायर एक्सपेंसिव फाइनेंस, और उस एक्सपेंसिव फाइनेंस की वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो पॉजिटिव एनपीवी से किसमें कन्वर्ट हो गया। तो समझ आ रही है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने का मतलब है प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लेंगे वो महंगा होगा, पैसा महंगा होने से प्रोजेक्ट वायबल से कन्वर्ट हो गया नॉन वायबल में, या नॉट फाइनेंशियली वायबल। समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पैसे की कॉस्ट है जो आपने प्रोजेक्ट के लिए लेना है। तो 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मैं अगर 16 पे चला जाऊं, 15 पे चला जाऊं, जितना मैं ऊपर जाता जाऊंगा ना पैसा और एक्सपेंसिव होगा। प्रोजेक्ट तो नहीं ना फैल रहा, प्रोजेक्ट तो बेचारा वही है। उसी प्रोजेक्ट के ऊपर 8% वाला पैसा, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर 12% वाला फाइनेंस, उसी प्रोजेक्ट पे और महंगा फाइनेंस लेंगे, जितना महंगा पैसा लेंगे प्रोजेक्ट बेचारा जवाब देता जाएगा कि मेरे अंदर तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं महंगा पैसा, जो महंगा इन्वेस्टर है उसकी रिक्वायरमेंट को क्या कर सकूं, मीट कर सकूं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होना अच्छा है, कम होना, सस्ता पैसा होना। और ये हम लोगों की हमारी एक जॉब होती है कि हमने जहां से भी पैसा अरेंज करना है कोशिश करनी है कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे अरेंज करें, क्योंकि जितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी आपके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की एनपीवी फिर क्या आती जाएगी, पॉजिटिव आती। सस्ता पैसा मिल रहा है ना, नहीं समझ आई? उम्मीद है आपको बात कर लें। एग्जांपल 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 बस। ओके, मेरी तरफ से लेक्चर मुकम्मल है। वो बातें समझ ना आए, मुश्किल लगे तो आप क्लास के एंड पे पूछ सकते हैं, आएंगे पूछेंगे तो मसाइल हल होंगे। बाकी खुद अपने दबाव में मसाइल बुनते रहेंगे तो और मसाइल फैल जाएंगे, आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो ये आपके लिए इसमें से बहुत। ओके जी, जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं वो घर से कर लीजिएगा, बाकी ये बच्चे को कर लें प्लीज। एग्जाम्पल 17.789 चेक नहीं मैंने करनी, बस आप कर लें कोई एक दो, जो कर सकते हैं, नहीं करना घर जाके करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरी तरफ से लेक्चर कंप्लीटेड है बस। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।